Assalamu alaikum viewers, this is Ikhtisam Al-Haq and you are watching my channel Hub of Competitive Exams. So welcome back to our channel. आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है लॉ। तो आज हम प्रॉपरली थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मज़हरुल हक का जो बुक है पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसका जो थर्ड चैप्टर है वो है अबाउट लॉ एंड लिबर्टी। तो आज हम प्रॉपरली थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ लॉ, आज हम लॉ के बारे में ये लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो लॉ जो है इट इज़ अ जर्मन वर्ड लेग, ये जर्मन वर्ड लेग से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है फिक्स्ड और अनचेंजिंग। यानी लॉ वो चीज़ है जो फिक्स होती है और अनचेंजिंग होती है, जिसको हम लॉ कहते हैं। तो ये जर्मन वर्ड लेग से डिराइव किया गया है। तो लॉ जो है वो टू डिविजन्स ऑफ साइंसेस में हम पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट जो है फिजिकल साइंसेस। तो फिजिकल साइंसेस जो है सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा, इसको हम फिजिकल साइंसेस कहते हैं। तो इसमें लॉ जो है वो इसको हम इस तरह समझते हैं कि इट इज़ द यूनिफॉर्मिटी इन बिहेवियर। तो फिजिकल साइंसेस में जो लॉ है वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर है। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि वो फिक्स होती है और अनचेंजिंग होती है, यानी वो दुनिया के हर कोने में फिक्स रहती है और आप जहाँ भी चाहे उसको अप्लाई करें तो वही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह हम इसको कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी इन बिहेवियर, यानी वो दुनिया के हर कोने में इक्वली एप्लीकेबल होगी। तो इस तरह ये जो फार्मूला है H2O, तो ये H2O जो है अगर हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की मिलाप करें तो ये दुनिया की जहाँ भी कोने में हो तो इससे हमें वाटर मिलेगा। तो इस तरह ये जो फिजिकल साइंसेस है इसमें लॉ जो है इट इज़ अ यूनिफॉर्मिटी, यानी वो सेम होता है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो दूसरा है वो सोशल साइंसेस है। सोशल साइंसेस सच एज इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा, इसको हम सोशल साइंसेस कहते हैं। तो सोशल साइंसेस में जो है वो 2 सेंसेस में हम ये लेते हैं, यानी लॉ जो है वो हम 2 सेंसेस में लेते हैं। फर्स्ट सेंस जो है वो सेम है एज अबव, यानी जो ऊपर हमने बयान किया उस सेंस में हम सोशल साइंसेस में भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई जो है इट इज़ सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये जो है उसको हम वही जो फिजिकल साइंसेस है इसकी तनाजुर में हम ये भी लेते हैं। तो ये जो है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये इस तरह है कि जिस कमोडिटी की प्राइसेस जो है वो डिक्रीज होती है तो इस तरह इसकी जो डिमांड होती है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, वो इंक्रीज होती है। और वाइस वर्सा इस तरह अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो इस कमोडिटी का जो डिमांड होता है वो डिक्रीज होता है। तो इस तरह वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। इस तरह ये जो इकोनॉमिक्स में ये जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल एवरीवेयर, यानी जहाँ भी आप जाए ये लॉ जो है इकोनॉमिक्स में यानी डिमांड और सप्लाई का वो इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह सोशल साइंसेस में एक लॉ जो है वो इस तरह हम लेते हैं। और दूसरी सोशल साइंसेस में जो हम लॉ लेते हैं वो जो प्रैक्टिकल्स ये रूल्स रेगुलेशंस है स्टेट में, इसको हम इस सेकंड सेक्शन में लेते हैं सोशल साइंसेस में। तो इस तरह हम इसको इस तरह बयान करते हैं कि मेंस बिहेवियर जो है इट इज़ मोटिवेटेड बाय विल, यानी किसी इंसान का जो विल होता है उसकी वजह से उसकी बिहेवियर जो होती है वो मोटिवेटेड होती है, यानी इसकी जो डिज़ायर्स होती है इसके मुताबिक वो बिहेवियर करते हैं। तो मेंस का डिज़ायर है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं अर्न कर सकूं और इस तरह वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो मेन का जो बिहेवियर है वो इसके डिज़ायर्स पर मबनी होता है और जो वो चाहे उस तरह वो बिहेवियर करता है। तो सोसाइटी जो है वो इस तरह नहीं चल सकता क्योंकि इसमें वार और कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि हर बंदा ये चाहेगा कि जितना हो सके मैं अर्न कर सकूं और इस तरह दूसरा बंदा भी ये चाहेगा। तो इस तरह सोसाइटी में एक तरह का वार होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए सोसाइटी जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस पर रेगुलेट होना चाहिए, यानी एक सोसाइटी रूल्स रेगुलेशंस के बगैर नहीं रह सकता, यानी वो नहीं चल सकता। तो इस तरह सोसाइटी के लिए रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। और ये रूल्स रेगुलेशंस जो है वो कॉन्शियस और मोरल विल के ज़रिए हो सकती है और कस्टम्स ट्रेडिशंस के ज़रिए भी हो सकती है। यानी हिस्ट्री में जो है पास्ट में वो सोसाइटी कस्टम और ट्रेडिशंस और मॉरल्स, रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर चलता था। तो इस तरह हम इस सोसाइटी का जो रूल्स रेगुलेशंस
को हम सोशल लॉज कह सकते हैं या नेचुरल लॉज कह सकते हैं। तो इस तरह इस स्टेट में जो था वो कस्टम और ट्रेडिशंस की बुनियाद पर वो सोसाइटी चलता था। तो इस तरह इसमें कोई अथॉरिटी नहीं था कि वो इसको इन्फोर्स करे, यानी वो अपने मोरलिटी के बुनियाद पर जो बंदे थे वो उसको एक्सेप्ट करते थे, लेकिन कभी कभार वो यानी वो मोरलिटी की बुनियाद पर वो इसको गाइड करते थे कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। तो इस तरह ये जो मोरल लॉज होते थे वो इंसान को गाइड करते थे कि ये अच्छा है और ये बुरा है। लेकिन इसमें मसला ये था कि मोरल सेंस जो था वो चंद बंदों का बहुत ज़्यादा वीक था और उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकता था कि वो रॉन्ग काम ना कर सके। तो इस तरह ये जो बंदे थे जिसका मोरल सेंस वीक था वो गलत कामों से नहीं रोक सकता था, क्योंकि ऊपर उस पर कोई अथॉरिटी नहीं था कि वो कोएर्सिव पावर यूज़ करे और इसको इम्प्लीमेंट करे। और जो बंदे थे वो खुद इसकी मोरलिटी जो थी वो डाउन थी, लो थी, इस वजह से वो गलत काम करते थे। और इस तरह इसकी मोरल सेंस एक जगह लो थी और दूसरी जो था वो सोशल ओपिनियन था, यानी सोशल ओपिनियन जो था वो इसका डाउन ग्रेडेड था। और इसकी वजह ये थी कि इसको साइलेंट किया गया था, साइलेंट किया गया था वेल्थ की वजह से, सोशल पोजीशंस यानी सोशल स्टेटस की वजह से। यानी सोशल ओपिनियन जो था उस वक्त वो साइलेंट था ड्यू टू वेल्थ और सोशल स्टेटस। तो उस बंदे का जो वेल्थ था इसके पास और जिसका सोशल स्टेटस था, इस वजह से उसका जो सोशल ओपिनियन था वो भी डाउन ग्रेडेड था और वो साइलेंट था, उसे उस पर मजबूर ना कर सका कि आप ये गलत काम ना करें। तो इस तरह इग्नोर मोरल लॉज एंड कस्टम, और इस तरह उसने मोरल लॉज और कस्टम को इग्नोर किया क्योंकि उसके यहाँ वेल्थ भी था और इसका सोशल स्टेटस भी था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सोसाइटी जो है उसने स्टेट को बनाया, यानी ये सोसाइटी में कुछ ये खामियां थी क्योंकि कोई कोएर्सिव पावर नहीं था कि जो नेचुरल लॉज थे, जो सोशल लॉज थे उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो इस तरह इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस सोसाइटी जो था उसने एक स्टेट बनाया और स्टेट के पास कोएर्सिव पावर था। तो कोएर्सिव पावर जो है वो बिहाइंड पावर होता है, लॉ के बिहाइंड जो पावर होता है जो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और जो बंदी इसको वायलेट करता है इस लॉस को, तो स्टेट जो है वो इसको पनिश करेगा। तो इस तरह इसको हम कोएर्सिव पावर कहते हैं। तो स्टेट के पास जो है वो कोएर्सिव पावर था, इस वजह से सोसाइटी ने स्टेट को बनाया और स्टेट की वजूद इस तरह आई। तो रूल्स रेगुलेशंस क्रिएटेड बाय स्टेट, वो रूल्स रेगुलेशंस जो स्टेट उसको क्रिएट करता है उसको हम स्टेट लॉज या पॉलिटिकल लॉज कहते हैं। यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर के ज़रिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए उसको हम स्टेट लॉज या पॉलिटिकल लॉज कहते हैं। और वो डिस्टिंक्शन करता है फ्रॉम सोशल लॉज एंड फिजिकल लॉज। यानी जो सोशल लॉज थे प्री स्टेट एरा में, इससे ये जो स्टेट लॉज है ये डिस्टिंग्विश करता है। और जो फिजिकल लॉज है, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा, जो केमिस्ट्रीज और फिजिक्स के लॉज होते हैं, इससे ये डिफरेंट होते हैं जो स्टेट लॉज होते हैं। यानी स्टेट जो लॉज खुद बनाए उसको हम स्टेट लॉज कहते हैं। तो ये जो सोशल साइंसेस में हम इस तरह 2 डिविजन्स में लेते हैं। फर्स्ट तो इकोनॉमिक्स का जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है इस सेंस में लेते हैं, और दूसरा जो स्टेट लॉज बनाते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे कहा कि जो सोसाइटी है वो एक स्टेट को वजूद देता है और स्टेट जो है वो जो लॉज बनाते हैं उसको हम स्टेट लॉज या पॉलिटिकल लॉज कहते हैं। तो इस तरह ये लॉज जो है, इस तरह ये जो सेकंड डिवीज़न है सोशल साइंसेस में लॉ का, वो ये लॉज है जिसको हम स्टेट लॉज कह सकते हैं। तो अभी आते हैं डिफिनीशंस की तरफ। डिफरेंट राइटर्स एंड थिंकर ने इसके डिफिनीशंस किया है, तो बोर्ड पे जगह तक कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे बुक से आप लोगों को ये पढ़ाता हूँ। तो डिफिनीशंस में पहला डिफिनीशंस ने एरिस्टोटल ने किया है। एरिस्टोटल कहता है कि व्हाट्सोएवर द रूलिंग पार्टी ऑफ स्टेट शेल एक्ट, यानी रूलिंग पार्टी जो है स्टेट का वो जो भी एक्ट करे उसको हम लॉज कहते हैं। यानी वो जो चाहे उसको हम लॉज कहेंगे क्योंकि वो इसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत रखती है। इस तरह एरिस्टोटल जो है वो ये कहता है कि जो स्टेट का डिज़ायर होता है वो हमारे लिए लॉ होता है। इसके बाद T.H. ग्रीन डिफाइंस लॉज
the system of rights and obligations which the state enforces. यानी ये राइट्स और obligations का एक सिस्टम है जिसको स्टेट इम्प्लीमेंट करता है। तो राइट्स और ड्यूटी होती है, एक तरफ इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं और दूसरी तरफ ड्यूटीज़ होते हैं। यानी इंडिविजुअल का ये राइट है, यानी राइट टू लाइफ, ये इंडिविजुअल का बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह ये इंडिविजुअल जो है इसका इसी के साथ कंसर्न्ड ओब्लिगेशंस भी है जिसको हम ड्यूटी भी कह सकते हैं, यानी वो दूसरे के लाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह एक तरफ तो इसका राइट है कि वो जिंदा रहे और दूसरी तरफ उसकी ड्यूटी भी है कि वो दूसरों की ज़िंदगी को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरह लॉज जो है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ और इसको स्टेट इम्प्लीमेंट करती है, जिसको T.H. ग्रीन जो है वो इसको लॉज कहते हैं। तीसरी डिफिनीशंस किया है हॉलैंड ने, इन इंग्लिश ज्यूरिस्ट, ये एक इंग्लिश ज्यूरिस्ट है, उसने लॉ की इस तरह डिफिनीशन किया है, लॉ इज़ अ जनरल रूल्स ऑफ एक्शंस टेकिंग रिकग्नाइज ओनली ऑफ टेकिंग cognizance only of external acts enforced by a determined authority with the authority is human, and among human authority is that which is paramount in a पॉलिटिकल सोसाइटी। तो हॉलैंड जो है वो लॉ का इस तरह डिफिनेशन करता है कि लॉ जो है वो एक्सटर्नल एक्ट को कंट्रोल करता है, यानी इंसान का जो एक्सटर्नल एक्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, यानी इंसान का जो इनर डिज़ायर्स होते हैं इसका लॉ के साथ कोई वास्ता नहीं है। और इस तरह वो स्टेट जो है उसको बनाते भी है, यानी स्टेट में जो ह्यूमन सुपीरियर होता है, जो जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव्स भी कह सकते हैं, वो इस लॉज को बनाते हैं और इस तरह वो इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इस तरह हॉलैंड ने इस तरह डिफिनेशन किया है कि जो एक्सटर्नल एक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल्स को, इसको कंट्रोल करते हैं और इसको हम लॉज कहते हैं। तो अभी इस डिफिनेशंस को पढ़ने के बाद हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स मिले ऊपर के डिफिनेशन से। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स जो है वो यूनिफॉर्मिटी है, यानी लॉ जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो किस तरह होगी? लॉ इज़ अ जनरल रूल फॉर ऑल। ये लॉ जो है इट इज़ अ जनरल रूल, ये जनरल रूल्स होता है सारे इंसानों के लिए, यानी स्टेट में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उसके लिए ये लॉ सेम होगी, यानी कोई इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी। तो इस तरह रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, सोशल स्टेटस, पोजीशंस एक्सेट्रा, यानी कोई भी बंदा ड्यू टू इट्स वेल्थ और सोशल पोजीशन इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी, वो सेम होगी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विद इन स्टेट, हाँ वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, जितना भी जो डिस्टिंक्शंस है सोसाइटी में उसकी बुनियाद पर लॉ में डिस्टिंक्शन नहीं होगी और लॉ जो है वो सारे स्टेट पर इक्वली इम्प्लीमेंट होगी। तो लॉ जो है वो अप्लाइज इक्वली टू ऑल, यानी सारे इंडिविजुअल्स पर इक्वली अप्लाई होगी और इसमें कोई डिस्टिंक्शंस नहीं होगी, दौलत की बुनियाद पर या शोहरत की बुनियाद पर इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी। इसके बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है यूनिवर्सलिटी, यानी लॉ जो है वो यूनिवर्सल होगी। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि अप्लाई टू होल सिविक कम्युनिटी, सारे जो सिविक कम्युनिटी है वो इस पर अप्लाई होगी और कोई भी इससे एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। नो एग्जेम्पशंस, यानी कोई भी बंदा इंडिविजुअल इससे एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, मुबर्रा नहीं होगा, सारे पर अप्लाई होगा। तो इससे ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हमें मिलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सारे इंडिविजुअल्स जो है वो लॉ के नज़र में बराबर है। तो इस तरह हम इसको इक्वलिटी बिफोर लॉ कह सकते हैं, यानी कोई भी बंदा लॉ से मुबर्रा नहीं है और जो वो क्राइम करेगा उसको वही पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी को हमने पहले भी उस डिफिनेशन में बयान किया। इसका मतलब ये है कि डील विद एक्सटर्नल एक्शंस, यानी इंसान का जो एक्सटर्नल एक्शंस होते हैं उसके साथ लॉ का वास्ता होता है। तो नॉट इनर थॉट्स या इंटेंशंस, यानी इंसान के जो इनर थॉट्स होते हैं उसके साथ लॉ का कोई वास्ता नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके इंटेंशंस में कोई गलत काम इसके इंटेंशन में आ गया कि मैं फला बंदे को कत्ल करूंगा, तो इस तरह लॉ उसको पनिशमेंट इसकी वजह से नहीं दे सकता जब तक उसने प्रैक्टिकल इस बंदे को कत्ल ना किया गया हो। तो इस तरह लॉ जो है वो इनर इंटेंशंस के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है
ہے اور وہ آؤٹر جو بڑی ہے انسان کا جو آؤٹر انٹینشنز ہوتے ہیں جو آؤٹر اس کا جو کام ہوتے ہیں اس کے ساتھ لا کا واسطہ ہوتا ہے. تو فزیکلی اگر کوئی بندہ رانگ کام کرے تو اسٹیٹ اس کو پانشمنٹ دے گا اور انٹرنلی اگر اس کی سوچ میں کوئی غلط کام آ جائے تو اس طرح اس پر کوئی وہ الزام نہیں ہوگا, اس طرح اس کو پانشمنٹ نہیں ہوگا. تو اس طرح یہ اسلام میں بھی ہے کہ اگر انٹرنلی آپ کو ایک غلط گناہ کی کام کا انٹینشن آ گیا تو آپ نے جب تک اس کو پریکٹیکلی نہ کیا گیا ہو اس وقت تک آپ کے عمل نامے میں وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. تو اس طرح یہ لا بھی ہے کہ وہ آؤٹر ڈیڈز جو ہوتے ہیں جب تک آپ نے کوئی کام نہ کیا گیا ہو اپر لا اپلائی نہیں ہوگا. تو لا کا جو امپورٹنٹ یہ کریکٹرسٹکس ہے کہ انسان کے ایکسٹرنل جو بیہیویئرز ہوتے ہیں اس پر اپلائی ہوتے ہیں. چوتھا جو ہے وہ کانٹینٹ ہے, یعنی کانٹینٹ جو ہے ہر بک کا ایک کانٹینٹ ہوتا ہے تو اس طرح لا کا بھی کانٹینٹ ہوتا ہے. ایوری لا کنٹینز اے اسٹیٹمنٹ آف رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. تو ہر لا جو ہے اس کے کانٹینٹ میں رائٹس اور ڈیوٹیز ہوتے ہیں. تو یہ رائٹس اور ڈیوٹیز کسی انسٹیٹیوشنز کے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی انڈیویجول ایز اے پرسن کے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ اس کو مختص کرتے ہیں کانٹینٹ میں کہ یہ ایز اے انسٹیٹیوشن آپ کے یہ رائٹس ہے اور یہ ڈیوٹیز ہیں. تو اس طرح ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں سچ ایز ایگزیکٹیو, لیجسلیچر, جوڈیشری اور بہت اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں. تو اس طرح جو لا ہے وہ براڈلی اس کو جو رائٹس اور ڈیوٹیز ہے اس کو کانٹینٹ میں لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ رائٹس ہوں گے اور یہ اوبلیگیشنز ہوں گے. پانچواں جو کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے فارمولیشن. تو فارمولیشنز جو ہے اسٹیٹ انفورس دیٹ لاز وچ اٹ از میڈ, یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ صرف ان لاز کو امپلیمنٹ کرے گا جو اس نے خود بنائے ہو. یعنی کوئی کسٹمز وغیرہ کو اسٹیٹ امپلیمنٹ نہیں کرتا جب تک اس لاز کو اسٹیٹ نے ریکگنائز نہ کیا گیا ہو اور اسٹیٹ نے خود اس کو بنایا نہ ہو اس وقت تک اسٹیٹ اس لاز کو انفورس نہیں کرتا. تو اس کو ہم فارمولیشن کہتے ہیں کہ جب تک اس نے نہ بنایا ہو لاز کو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا. تو یوزولی اٹ از میڈ بائی لیجسلیچر. تو یہ لاز جو ہے وہ یوزولی جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہے اس میں جو لیجسلیچر ہوتا ہے اس کی بنیاد پر یہ لاز بنائے جاتے ہیں. یعنی اس کنٹری کا جو پارلیمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں لیجسلیچر, اس میں وہ لاز بنائے جاتے ہیں. اور جو چند کنٹریز ہیں جس میں ڈکٹیٹرشپس ہیں اس میں جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ خود کوئی رولز ریگولیشنز بنا سکتے ہیں. تو یہ جو فارمولیشنز ہے وہ یوزولی کسی کنٹری کے لیجسلیچرز میں یہ ہوتے ہیں. چھٹا جو کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے سینکشنز. یعنی لا جو اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ سینکشنز ہوتا ہے اور اس کو ہم کوئرسیو پاورز بھی کہہ سکتے ہیں. لاز جو ہے اٹ از انفورس بائی اسٹیٹ, وہ اسٹیٹ بناتے بھی ہے اور اس کو انفورس بھی کرتے ہیں. تو جو وائلیٹرز ہوتے ہیں اس کو پانشمنٹ جو ہے وہ بھی اسٹیٹ دیتی ہے. تو اسٹیٹ کے ساتھ یہ کوئرسیو پاور ہے جو وہ لا جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس طرح جو کوئی بندہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو پانشمنٹ بھی دیتا ہے. تو اس طرح اسٹیٹ کے یہ سینکشنز بھی ہے اس لا کے پیچھے. ابھی آتے ہیں کنکلوژنز کی طرف کہ لا جو ہے اٹ از کنٹرول دا ایکسٹرنل بیہیویئر آف انڈیویجولز. یعنی لا جو ہے وہ انسان کے ایکسٹرنل بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کا رائٹس جو ہے اس کو وائلیٹ کرے. تو یہ ایکسٹرنل بیہیویئر جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ لاز بناتے ہیں. اور جو پری اسٹیٹ سوسائٹی ہے اس نے اسٹیٹ کو اس لیے بنایا کہ وہ اس طرح رولز ریگولیشنز بنائے جو انسان کے ایکسٹرنل نیگیٹو جو بیہیویئر جو ہے اس کو کنٹرول کر سکے اور اس طرح وہ دوسرے انڈیویجولز کے رائٹ کو وائلیٹ نہ کر سکے. اور اس طرح اس اسٹیٹ کو اس لیے وجود میں لایا کہ یہ جو رولز ریگولیشنز ہے اس کے پیچھے اس کی کوئرسیو پاورز بھی ہوگی اور اس طرح جو وائلیٹرز ہوگے اس کو پانشمنٹ بھی دی جائے گی. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام.